পরিবর্তন হয়ে গেছে। We didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. बंगाल की खाड़ी से उठी बदलाव की लहर ने कोलकाता की रॉयटर्स बिल्डिंग को हिलाकर रख दिया है। 15 साल का ममता शासन एक झटके में धराशायी हो गया। बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ ही यह साफ हो गया कि पश्चिम बंगाल की सियासत का रंग रूप बदलने वाला है। अब बंगाल में दीदी स्टाइल में नहीं, दादा स्टाइल में सरकार चलने वाली है। लेकिन जीत का चौका लगाने से चूकी ममता बनर्जी इस हार को पचा ही नहीं पा रही। रिजल्ट आने के बाद पहली बार आज दीदी मीडिया से रूबरू हुई औपचारिक तौर पर। इसमें उन्होंने कहा, हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है, साजिश के तहत हराया गया है, इसीलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर 100 से अधिक सीटों पर साजिश की हेराफेरी की। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব? হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. ममता दीदी लड़ाकू हैं, जुझारू हैं, फाइटर हैं, स्ट्रीट फाइटर हैं और यही राजनीति कर करके, चुनौतीपूर्ण राजनीति कर करके उन्होंने सत्ता में जगह बनाई, पहचान बनाई। सोचिए 2011 में जब टीएमसी चुनाव जीती थी लेफ्ट के 34 साल के शासन के बाद, उस वक्त बुद्धदेव भट्टाचार्य ये कह देते कि मैं सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, तब ममता दीदी का रिएक्शन उस वक्त क्या होता। आज वही ममता दीदी चुनाव में परास्त के बाद 80 सीटें जीतने के बाद भी वो चुनाव को कह रही हैं कि चुनाव रिग है, चुनाव में हेराफेरी हुई है। दरअसल सियासत में हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन हार के बाद ऐसे बयान देना ममता बनर्जी जैसी अनुभवी नेता को शोभा नहीं देता है। मैं आपको दो तस्वीरों से कहानी को साफ कर देता हूं। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो ये आज कहती रही कि वो राजभवन नहीं जाएंगी, इस्तीफा नहीं देंगी। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं चुनावों में कल ही मात खाए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सीएम जो है स्टालिन, अभी तक मुख्यमंत्री रहे, उनकी तस्वीर है। स्टालिन की आज की तस्वीर आई है। स्टालिन ने जनता से मुलाकात की है, आभार जताया है, रोड शो निकाला, रोड शो निकाल कर उन्होंने कहा, धन्यवाद अदा किया। केरलम के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन भी आज दिन में अपना त्यागपत्र दे चुके हैं। तो दो और मुख्यमंत्री इंडिया ब्लॉक के लेफ्ट के विजयन और स्टालिन डीएमके के, वो अपना त्यागपत्र दे चुके हैं। उन्होंने भी एसआईआर पर सवाल खड़े किए थे, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन त्यागपत्र देने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। लेकिन दीदी हैं, वो कह रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। इंडिया ब्लॉक के दो नेताओं को इस्तीफे से दिक्कत नहीं हुई, ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा दिक्कत है। आखिर क्यों? यहां तक कि वो विरोधी पक्ष के नेताओं को अब कोलकाता बुला रही हैं। उन्होंने आह्वान किया है तमाम को नेता अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव कोलकाता में आए, उनके साथ चलें, संविधान की लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे, यानी इंडिया ब्लॉक को मजबूत करेंगी। लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा नंबर होते हैं उसी की सरकार बनती है, ये ठीक बात है। पर इस्तीफा ना देना, इस तरीके से हैप्पीली म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं करना पावर का, क्या समझा जाए इसको? वैसे ये बात सबको पता है कि 7 मई यानी 2 दिन बाद, आज 5 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है, इस विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो 8 मई से ये वर्तमान विधानसभा ये अपने आप कोलैप्स कर जाएगी और फिर उसके बाद राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। तो वहाँ कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। ममता दीदी का प्रोटेस्ट जायज भले ही दिखाई दे उनको, उनके समर्थकों को, पर संवैधानिक तौर पर इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। बंगाल में टीएमसी के मजबूत किले को ध्वस्त कर बीजेपी बंगाल की सत्ता में अब दाखिल हो चुकी है। लेकिन सोनार बंगला के विजन को साकार करने के लिए बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, अब इस पर मंथन भी शुरू हो गया है और कयासबाजी भी। इसकी जिम्मेदारी पार्टी ने अपने सबसे दिग्गज नेता, पार्टी के चाणक्य
खुद अमित शाह को सौंपी है। उन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल में सीएम की रेस में कौन कौन है ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात शुभेंदु अधिकारी की करते हैं, जो इस लिस्ट में इस वक्त टॉप पर नजर आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के सबसे ताकतवर चेहरों में बनकर उभरे हैं। एक नहीं दो बार उन्होंने सिटिंग सीएम ममता बनर्जी को हराने का एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से नंदीग्राम में हराया था। इस बार भी भवानीपुर से उन्होंने ममता बनर्जी को धूल चटाई करीब 15,000 वोटों से वो चुनाव जीते और इस बार ये अंतर बड़ा हो चुका था। इतने ही नहीं, उन्होंने नंदीग्राम में भी टीएमसी के उम्मीदवार पवित्र कर को इस बार भी मात दी 9,665 वोटों से, यानी दोनों सीटों पर शुभेंदु अधिकारी जीत गए। भवानीपुर सीट बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा का सवाल थी। ममता बनर्जी को उनके गृह क्षेत्र में हराना आसान काम नहीं था। यहाँ पर राजस्थान, बिहार, गुजरात से आकर बसे वोटरों की बड़ी तादाद है। मारवाड़ी और गुजराती वोटर्स गेम चेंजर्स की भूमिका में रहते हैं। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन की कमान राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौर और उनके कुछ और साथी विधायकों को सौंपी थी। राठौर ने 24 मार्च से अपनी टीम के साथ भवानीपुर में डेरा जमा लिया था। बीजेपी के इसी माइक्रो मैनेजमेंट ने ममता से भवानीपुर की जो सीट है वो छीन ली। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। शुभेंदु अधिकारी कभी टीएमसी में थे, ममता के खासम खास हुआ करते थे, लेकिन 19 दिसंबर 2020 को उन्होंने टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा था। इसके बाद 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जीत का ग्राफ 3 से 77 सीटों पर पहुंचा। इस बार तो बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 77 से 207 के आंकड़े तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ सबसे मुखर आवाज के तौर पर उभरे। बांग्ला मूल के हैं, बंगाली भाषा और संस्कृति से गहरा जुड़ाव वो रखते हैं। उनका यही प्रोफाइल अमित शाह के उस बयान से मैच खाता है जिसमें उन्होंने बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल से होने की बात कही थी। बंगाल का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्मा हुआ होगा, बंगाली बोलने वाला होगा और बंगाली में पढ़ा लिखा होगा। मगर दीदी वो भाईपो नहीं होगा, भाजपा का कार्यकर्ता होगा। भावी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शुभेंदु अधिकारी सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ कुछ और नाम भी हैं जो आपको पता होना चाहिए। रूपा गांगुली, अग्निमित्रा पॉल, शमिक भट्टाचार्य, सुकांता मजूमदार और दिलीप घोष भी इस पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। रूपा गांगुली बंगाल में बीजेपी का महिला चेहरा बनकर उभरी हैं। उन्होंने वो राज्यसभा की सांसद रह चुकी हैं। सोनारपुर दक्षिण से अरुंधति मैत्रा को इस बार 35,000 से अधिक वोटों से हराया। रूपा गांगुली ने बंगाल की महिला मोर्चा के रूप में जमीनी तौर पर भी स्तर पर भी काम किया हुआ है। पेशे से फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल बीजेपी की बेबाक नेताओं में से एक हैं। यही छवि उनकी बनी है। इस चुनावों में अपनी आसनसोल दक्षिण सीट उन्होंने बरकरार रखी है। अगर बीजेपी बंगाल के लिए महिला सीएम को चुनती है तो अग्निमित्रा पॉल पार्टी की पसंद बन सकती है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य को पार्टी में सबको साथ लेकर चलने वाले नेता के रूप में देखा गया है। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर बीजेपी के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई। मूलतः वो बीजेपी के आरएसएस के ही व्यक्ति हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें भी बंगाल की कमान सौंप सकती है। सुकांता मजूमदार वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, लेकिन बंगाल चुनाव में उनकी अहम भूमिका ने उन्हें टीम अमित शाह का भरोसेमंद चेहरा बनाया। ऐसे में उनके नाम की चर्चा भी इन दिनों चल रही है। 2021 में बीजेपी को मुख्य विपक्षी दल बनाने का श्रेय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को दिया जाता है। भले ही वे अब अध्यक्ष नहीं है, लेकिन बंगाल की राजनीति में उनका प्रभाव खासकर बीजेपी में और काडर में बहुत ज्यादा माना जाता है और ये कायम है। ऐसे में बंगाल सीएम की रेस में वो भी एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर सकते हैं। बीजेपी ने चुनावी रणनीतियों के साथ साथ मुख्यमंत्री के चयन में भी सरप्राइज एलिमेंट के लिए जानी जाती रही है। पिछले कुछ सालों का इतिहास गवाह है कि जब भी किसी राज्य में पार्टी को बड़ी जीत मिलती है, केंद्रीय नेतृत्व ने अक्सर ऐसे नामों को सामने रखा जो रेस में दूर दूर तक नहीं थे।
ऐसे में कोई भी नेता अपनी दावेदारी से हमेशा बचता नजर आता है। पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार का 9 मई को शपथ ग्रहण होने जा रहा है। इस दिन रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती भी है। बंगाल की संस्कृति में रविंद्रनाथ टैगोर का अहम स्थान है। बीजेपी इस दिन शपथ लेकर ये संदेश देना चाहती है कि नई सरकार बंगाल की महान संस्कृति और विरासत का सम्मान करते हुए सोनार बंगला के सपने को साकार करेगी। पूरे चुनाव में ममता बनर्जी बीजेपी को बाहरी बताती रही, लेकिन बंगाल की जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका दे दिया। 2026 की सबसे बड़ी सियासी जंग अब खत्म हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी ने भगवा परचम लहराकर इतिहास रचा है और इसके नायक हैं पीएम मोदी और अमित शाह। शाह लगातार 15 दिनों तक बंगाल के मैदान में डटे रहे थे। शाह दिन में रैली और रोड शो करते, रात में हर सीट की समीक्षा करते। इसी आधार पर माइक्रो मैनेजमेंट देखते थे। अमित शाह के साथ उनकी टीम ने चुनाव अभियान को जीत के मिशन में बदल कर रख दिया। कौन कौन थे उस टीम में, ये भी आप जान लीजिए। अमित शाह से बेहद खास और बीजेपी महासचिव सुनील बंसल ने पन्ना प्रमुख मॉडल के जरिए बंगाल में कार्यकर्ताओं का नेटवर्क खड़ा किया, जिससे टीएमसी के मजबूत कैडर को चुनौती दी गई और ममता का गढ़ अब ढह गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य चुनाव रणनीतिकार भूपेंद्र यादव ने बंगाल जीत में अहम भूमिका निभाई। भूपेंद्र यादव इलेक्शन इंचार्ज वहां के रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय नेतृत्व और बंगाल के स्थानीय नेताओं के बीच मजबूत तालमेल बिठाया था। मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद बंगाल में मंगल फैक्टर की भी खूब चर्चा चल रही है। बीते करीब 7-8 सालों से वो लगातार बंगाल में काम कर रहे हैं। विप्लव देव को उन चुनिंदा नेताओं में गिना जाता है जिन्होंने बंगाल में सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखने में केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका में मदद की। उन्हें अक्सर सुनील बंसल के साथ मिलकर असंभव को संभव बनाने का टास्क दिया जाता रहा है और जिसको वो पूरा करते आए। पश्चिम बंगाल में भगवा फतह के बाद देश की सियासत अब गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी में जश्न है तो दूसरी तरफ विपक्ष हार का ठीकरा और एसआईआर पर फोड़ रहा है। लेकिन सवाल यह कि क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत में एसआईआर का ही रोल है? अब आप इसको समझ लीजिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में हुए एसआईआर में करीब 91 लाख वोट कटे। 112 सीटें ऐसी थी जहां एसआईआर में 25,000 या उससे ज्यादा वोट कट गए थे। 2021 में इन 112 सीटों में से टीएमसी ने 86 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 26 सीटें जीती थी। इस बार इन 112 सीटों में उल्टा हो गया। टीएमसी ने सिर्फ 39 सीटें जीती, जबकि 72 बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई। लेकिन जिन 20 सीटों में सबसे ज्यादा वोट कटे, वहां की 13 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की है और बीजेपी मात्र 7 जीत पाई। बंगाल की जनता जनार्दन को नमन। उन्होंने जो निर्णय लिया है, मैंने भी कल परसों भी बोला था कि देखिए ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है, ताबड़तोड़ जीत भी होगा। पिछले 50 साल से देखिए अब बंगाल में जिसको भी सरकार में लाती है जनता 200 के पार देती है सीट, और वही होगा। सुबह 9-10 बजे तो मैं बोल रहा था, घटना वही हुआ है। भरपूर मौका देता है लोगों को और वो सौभाग्य हमारा हुआ। बंगाल में पूरे इंडिया में एक ही प्रदेश है जहां पर 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है। कोई स्टेट में नहीं है। 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है और 20 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां मुसलमान 30 to 40% है, तब भी बीजेपी जीत रही वहां पर।